हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुनीत। आज हम लेने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों, बताइए। आप सभी लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं अपने बीटेक एमटेक वगैरह में, बीसीए वगैरह के अंदर। क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए कोई भी स्टूडेंट्स। जी, सिंपल सी डेफिनेशन है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरमीडिएटली रूप में यूज में आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस इन बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंटरफेस in between user and hardware। ठीक है, क्या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं? नो सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया? हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम कोई भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन रन कराना चाहते हैं वो रन करा सकते हैं। मतलब कि एप्लीकेशन के लिए एक एनवायरनमेंट या बेस प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप ये भी लिख सकते हैं इसका, इट प्रोवाइड्स provides the foundation for application programs। ठीक है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन नहीं करा सकते। ठीक है बच्चों। दूसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा रन होता है प्रोग्राम? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। ठीक है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेविंग मोड में, या आप जब कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो उसको ऑन करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होता है, मतलब रैम के अंदर डाउनलोड होता है और आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप, जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो जो भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह हैं, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं उस पर वर्क करते हैं। तो ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंड हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक बेसिस प्रोवाइड कर रहा है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक एक डेफिनेशन है। डेफिनेशनली आप इसको और भी चीजों में इसको किसी भी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, यही होती है। अब हम ये कहते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने तरीके के हैं, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बच्चों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं और बहुत से सिस्टम चल रहे हैं, और बहुत से हो सकता है इन फ्यूचर भी आए, है ना। तो हमने उसको एक उसकी फंक्शनलिटी के बेसिस पर उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये काफी पुराना है। ठीक है, फिर है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है जो मैं लिख रहा हूं वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट हैं या जो इस पे क्वेश्चंस आपके बनते आए हैं या बन सकते हैं, हम उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया। तीसरा है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। मल्टी टास्किंग, ओएस हो गया आपका।
चौथा है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और पांचवा है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। क्या केवल यही 5 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? जी नहीं, देयर आर मेनी अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो। लेकिन हम अभी बताया केवल जो इंपॉर्टेंट है और जिस पर क्वेश्चंस बनते आए हैं, हम केवल उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। आज की क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम के केवल बेसिक फाउंडेशंस पर होगी कि हम का ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडेशंस क्या है और हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब्जेक्ट के अंदर किस किस चीज की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो बच्चों, ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब यूज लिया जाता था 1960 या 70 के आसपास, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं मालूम है, बट ये काफी पुराना है। प्रेजेंट में इसका कोई यूज नहीं आता है। इसमें क्या होता था कि बहुत तरह के जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स थे, उनको एक पैकेज रूप में एक बैच बनाकर मेमोरी को दे दिया जाता था। तो सीपीयू क्या करता था, उसका एग्जीक्यूशन एज ए बैच फॉर्म में करता था। ठीक है, एक बैच कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड बैच को आप इंसर्ट कराइए, सेकंड बैच कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड बैच को आप इंसर्ट कराइए। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि एक बैच को आपने मेमोरी को दिया है ना, उसके बाद क्या करता था सीपीयू, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता था। जब वो कंप्लीट हो जाता था, आप उस बैच को निकालते थे और दूसरा बैच उसमें इंक्लूड या इंसर्ट करवाते थे सिस्टम के अंदर। तो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर सीपीयू बहुत पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए या बहुत काफी टाइम के लिए वो आइडल हो जाता था, है ना। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में गेम क्या है, गोल क्या है बेसिकली, कि सीपीयू की एफिशिएंसी को बढ़ाना है और उसकी जो आइडलनेस है, आइडलनेस का मतलब सिंपल सा चीज है, सीपीयू को शांत नहीं बैठने देना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीपीयू का होना चाहिए। तो यहां मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था, थोड़े बहुत पीरियड टाइम के लिए भी जो है सीपीयू को हमारे पास कोई वर्क नहीं रहता था, है ना। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये तो हमने देख लिया, और इसके ड्रॉबैक क्या है, ये भी हमने देख लिया। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास आए थे मल्टी ऑपरेटिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, किसको कह रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब है मल्टीपल प्रोग्राम रैम के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, सेकंड प्रोग्राम को असाइन कर दीजिए सीपीयू को। अगर सेकंड प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, थर्ड असाइन कर दीजिए। थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ असाइन कर दीजिए। किस तरीके से, देखो देखिए बच्चों, है क्या, मान लीजिए आपके पास ये मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर बहुत से प्रोसेस आ सकते हैं। अभी प्रोग्राम प्रोसेस को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। सपोज यहाँ प्रोग्राम 1 है, ये प्रोग्राम 2 है, ये प्रोग्राम 3 है, ये प्रोग्राम 4 है। ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाला था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बैच बना के आपने दे दिया, फिर वो सीपीयू को कंप्लीट कर लेगा। जब तक दूसरा बैच आप इंसर्ट नहीं करवाएंगे आप उसके अंदर, तब तक वो सीपीयू है वो आइडल फॉर्म में बना रहेगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये कहता है कि भाई रैम का कॉन्सेप्ट है, आप ऐसा कीजिए, मल्टीपल प्रोग्राम जो रैम की साइज के जितना रैम अकोमोडेट कर सकता है, आप रैम के अंदर अकोमोडेट करवा दीजिए। ठीक है, और प्रोसेस P1 को, सपोज आपने प्रोसेस P1 को सीपीयू को असाइन कर दिया है, मान लीजिए सीपीयू है आपका, आपने सीपीयू को असाइन कर दिया प्रोसेस 1। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। जब प्रोग्राम P1 कंप्लीट हो जाए तो आप P2 को असाइन कर दीजिए, P2 कंप्लीट हो जाए तो आप P3 को असाइन कर दीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। तो इससे क्या होगा, आपका जो सीपीयू की आइडलनेस है या सीपीयू जो बैठा हुआ था, ठीक है, वो बैठना बंद हो जाएगा। मतलब आपने उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल होता है कि मैक्सिमम सीपीयू का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज उनका होना चाहिए, एफिशिएंसी उसकी बढ़नी चाहिए। तो यहां आपका मल्टी प्रोग्रामिंग आने से सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ गया था। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी अकोमोडेट इन ए रैम at a time. This is called the multi-programming operating system. Right? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तीसरा था आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या मतलब है, ये
एक्सटेंडेड वर्जन है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो मल्टीटास्किंग में है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और भी ऐड कर दी गई हैं। इसी को हम टाइम शेयरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है बच्चों, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम था, ध्यान से ध्यान देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कई बार क्वेश्चंस के अंदर, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोड में स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना बच्चों, वो नॉन प्रिमिटिव नेचर का होता है ना। और जो मल्टीटास्किंग है वो हमेशा प्रिमिटिव नेचर का होता है। अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या है, देखिए ये क्या है आपका प्रिमिटिव नेचर का, प्रिमिटिव नेचर का होता है। इसका क्या मतलब है प्रिमिटिव नेचर का, देख लीजिए एक बार। सपोज ये है आपका रैम, रैम में प्रोग्राम रखा है P1, ये P2 है, ये P3 है, ये आपका P4 है, ये आपका CPU है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग, इन दोनों को हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करा कि मल्टीपल प्रोग्राम आ चुके हैं रैम में, तो मल्टीटास्क में भी आ जाते हैं, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ये इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, कहने का मतलब है इसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज और जोड़ दी गई हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग था वो नॉन प्रिमिटिव नेचर का था, ये प्रिमिटिव नेचर का है। इसका क्या मतलब होता है, पहले प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को समझिए। सपोज आपने कोई प्रोसेस असाइन कर दिया सीपीयू को, ठीक है बच्चों। आप सीपीयू जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेता है, आप सीपीयू को दूसरा प्रोसेस असाइन नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से अगर प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए जा रहा है, या कोई इनपुट आउटपुट के लिए जा रहा है, या अपनी रिक्वायरमेंट को फिलफिल करने के लिए जा रहा है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या होगी, इनपुट आउटपुट में एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो जा सकता है। अदरवाइज आप फोर्सफुली उस प्रोग्राम को सीपीयू से नहीं ले सकते और दूसरा प्रोग्राम असाइन नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव नेचर। और प्रिमिटिव नेचर हम किसको बोल रहे हैं बच्चों, जब हम फोर्सफुली किसी प्रोग्राम को सीपीयू से लेकर दूसरा प्रोग्राम उसको असाइन कर दें, इसको बोलते हैं हम प्रिमिटिव नेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, आपने सीपीयू को कोई प्रोग्राम असाइन किया या प्रोसेस असाइन किया। हालांकि प्रोसेस और प्रोग्राम में टेक्निकली डिफरेंस होता है, बट अभी हम डिटेल्स में नहीं गए हैं, इसलिए अभी हम इंटरचेंजेबली इनका यूज ले रहे हैं समझाने के लिए। तो हमने प्रोग्राम को असाइन कर दिया सीपीयू को, ठीक है। तो सीपीयू पहले प्रोग्राम P1 को कंप्लीट करेगा, जैसे ही P1 को कंप्लीट करेगा आपने P2 दे दिया, P2 को कंप्लीट करेगा P3 दे दिया। अब सीपीयू आइडल नहीं बैठ रहा है। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि जब P1 कंप्लीट होगा तभी P2 का नंबर आएगा, ठीक है। और प्रिमिटिव में क्या है, मान लीजिए हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, या हमें किसी प्रोग्राम को ज्यादा रेस्पॉन्स देना है, कि हमें बराबर का रेस्पॉन्स देना है, ठीक है। हम किसी, मान लीजिए अगर P1 का टाइम है 10 मिनट का है, बस टाइम जो भी है, कि सीपीयू उसको 10 मिनट लेगा, 10 मिनट के बाद ही इनका नंबर आएगा P2 का। मान लीजिए P2 को कुछ इमरजेंसी आ गई है, P2 छोटा सा प्रोग्राम्स है, या हमें ऐसा है कि ये P2 को पहले करना है लेकिन हम कर नहीं सकते कि वो नॉन प्रिमिटिव नेचर का है, तो उस केसेस में क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम अगर हमें यूज लेना है कि रेस्पॉन्स टाइम हर प्रोग्राम का जो भी रैम में रखे हुए हैं उनका सबसे अच्छा हो, तो उसके लिए फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट के अंदर आए थे, क्योंकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिमिटिव नेचर्स आपका होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, सपोज क्लास में आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं एज ए टीचर हूं, मैंने हर स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया या एक वर्क दिया कि आप ऐसा कीजिए, इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं हर स्टूडेंट के पास जाता हूं वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने रोल नंबर से बुलाया, सेकंड को बुलाया, थर्ड को बुलाया, फोर्थ को बुलाया, और मैंने उनकी कॉपी चेक करना स्टार्ट किया। अब हुआ क्या है कि फर्स्ट स्टूडेंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसकी कॉपी चेक हो जाएगी, जब मैं सेकंड स्टूडेंट्स के पास जाऊंगा, सेकंड स्टूडेंट की कॉपी हो जाएगी, मैं थर्ड स्टूडेंट को कॉल करूंगा, इस तरीके से फोर्थ स्टूडेंट को, और इस तरह से 10वें स्टूडेंट का नंबर आएगा, ठीक है। बात तो सही है। अब ये मैं नहीं कर सकता कि फर्स्ट स्टूडेंट की कॉपी कंप्लीट नहीं हुई है और मैं जंप करके तीसरे स्टूडेंट को बुला लूं, या फोर्थ को बुला लूं, या फिफ्थ को बुला लूं। बात समझिए ना। अब होता क्या है कि 10वां स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरी बस मिस हो रही है, या मुझे कुछ घर से कॉल आ गया है कि मेरे पिताजी या माताजी बीमार हैं, और मुझे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो इमरजेंसी केसेस है, तो हम क्या करेंगे कि
फर्स्ट स्टूडेंट की कंप्लीट करने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर मैं करने लगा और 5 मिनट मुझे हर स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में लग रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट की तो 45 मिनट्स और 50 मिनट्स के बाद इस बच्चे का नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, उनको स्किप कर देंगे और डायरेक्टली 10वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्टली पहुंचना अपने हिसाब से या टाइम शेयरिंग के हिसाब से, तो वो तो आपका कहला रहा है प्रिमिटिव नेचर। और हम 1 बाय 1 जा रहे हैं स्टूडेंट्स के पास, चाहे कोई भी इमरजेंसी वर्क हो जाए, हमारी रेस्ट्रिक्शंस ये है, हमारा कंस्ट्रेंट्स ये है, हम तो 1 बाय 1 ही इस चीज को करेंगे। हम इस तरह से जंप नहीं लगा सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव नेचर। ठीक है बच्चों, तो प्रिमिटिव नेचर की जो भी चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी एल्गोरिदम है, उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है बहुत अच्छा होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम जब हमें यूज में लेना है तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आजकल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो सब हमारी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आ रहे हैं, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मल्टी टास्किंग में मल्टी प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐड होते ही हैं, एडिशनली आपके पास प्रिमिटिव नेचर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बात क्लियर है? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में डिफरेंस क्लियर हो गया। चौथा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों, चौथा टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ओएस। रियल टाइम ओएस जो भी डेडिकेटेड वर्क होते हैं कि हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही वर्क को कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमें मिसाइल अटैक करना है या मिसाइल दागनी है, मिसाइल का हमें परीक्षण करना है या उसकी टेस्टिंग्स वगैरह करनी है, तो वहाँ टाइमिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इस पर्टिकुलर सेकंड में, इस पर्टिकुलर नैनो सेकंड के अंदर ही अटैक करना है या पर्टिकुलर नैनो सेकंड के अंदर ही ये चीज वहां पर होनी चाहिए। मतलब डेडिकेटेडली टाइम पर ज्यादा फोकस किया जाता है, वहां हम यूज में लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी चीज है, एक मैंने आपको बताई है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जो ये माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में या एम्बेडेड डिवाइस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ऑफ डिवाइसेस होती हैं, वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज एग्जांपल मैं लेता हूं आपका, वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, वॉशिंग मशीन 1 मिनट क्लॉकवाइज घूमती है, 1 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्यों घूमती है, मजे आते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑब्वियसली कोई तो प्रोग्रामिंग सेट होगी ना आपकी, तो 1 मिनट के अंदर क्लॉकवाइज, 1 मिनट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों होता है कि उससे कपड़े धुलते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोग्रामिंग सेट हो रही है वो बेसिकली एक प्रोसेसर ही होते हैं जिनको हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। तो इनकी अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है जिसको डिवाइस प्रोग्रामिंग बोला जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या होता है बच्चों, जो रैम वगैरह होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, वो उसके साथ इनबिल्ट आते हैं। तो वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज ले रहे हैं वो कहलाता है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। माइक्रोवेव ओवन है, ओवन क्या काम का आता है, खाना बनाने का करता है। तो किस टेम्परेचर पर वो कौन सा खाना पकाएगा, कब बंद होगा, क्या नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना, उसमें भी तो कोई प्रोसेसर लगा होगा। तो उस प्रोसेसर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे रेलवे जंक्शंस के अंदर हैं, आपने कभी देखा होगा कि ट्रेन आने वाली है, या फिर फ्लाइट के अंदर आपने देखे होंगे कि फ्लाइट का टाइमिंग ये है ना। तो वहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है या डिस्प्ले शो कर रहा है, इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग है, 8085 वाली है या माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो कहने का ये मतलब है एम्बेडेड में या डिवाइस सिस्टम्स के अंदर हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज में ले रहे हैं, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा चीज है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस किस तरीके से या उसकी फंक्शनलिटियां क्या हैं। फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर और ओएस दोनों के अंदर ये मेंशन है आपके सिलेबस में। ठीक है, तीसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट।
चौथा है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है या नहीं है मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बाकी इसकी फंक्शनलिटी में तो है ही डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, और भी होते हैं जैसे सिक्योरिटी भी हैं और रिसोर्सेज अलोकेशंस हैं, वो सारे होती ही हैं। बाकी मेन जो फंक्शनलिटीज हैं उसमें ये चार चीजें कंसीडर की जाती हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। कई जगह डिवाइस में स्पेशली डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ये लोग। ठीक है बच्चों, तो आपके सिलेबस में एक बार देखना पड़ेगा ना तो उसका है या नहीं है। सबसे पहले है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट में हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोसेस का ट्रांजिशन हो रहा है या जो सीपीयू को प्रोसेस असाइन किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, मैं बार बार आपको बताता आया हूं कि जो भी वर्क हो रहा है या जो भी टेक्नोलॉजी में प्रोसेसिंग हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग है, जॉब शेड्यूलिंग्स है, ये सारा काम आपका किस में आ रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। सीपीयू का काम तो केवल सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट सीपीयू को प्रोग्राम दे कौन रहा है, दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। ठीक है, अब देगा कैसे वो एक अलग विषय है, मैं उसके बाद में बात करूंगा। मैं केवल ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस मैनेजमेंट में आता क्या है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ये है, सपोज आपका रैम है, इसमें प्रोसेस रखे हुए P1, P2 और P3, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि सीपीयू का काम तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का है, मैं बस सीओ के अंदर भी आपको ये चीज बता चुका हूं, लेकिन सीपीयू को प्रोग्राम असाइन कौन करेगा कि P1 असाइन करना है कि P2 असाइन करना है कि P3 असाइन करना है, तो ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अब ये सीपीयू करता कैसे है, इसी को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो शेड्यूलिंग जब होगी तो उसकी कुछ एल्गोरिदम होंगी, है ना, ऑटोमेटिक मैंने है कुछ होता नहीं है ना अल्टीमेटली। तो कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें कुछ एल्गोरिदम भी इन्वॉल्व होती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम हो गई, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम हो गई, जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम हो गई, है ना, और भी कई तरह की एल्गोरिदम है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट आपके सिलेबस में भी मेंशन है। हम इस सब्जेक्ट की स्पेशली प्रोसेस मैनेजमेंट की और मेमोरी मैनेजमेंट की डीप में जाएंगे, क्योंकि ये आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर में भी मेंशन कर रखा है और शायद जूनियर इंस्ट्रक्टर जो बेसिक इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन है उसमें भी मेंशन कर रखा है। तो इन सारी एल्गोरिदम की हम स्टडी करेंगे, इसमें आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन पर भी हम वर्कआउट करेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट की डीप में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। न्यूमेरिकल डीप में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक न्यूमेरिकल्स हम 100% करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका प्रोसेस मैनेजमेंट में कि प्रोसेस को किस तरीके से हैंडल आउट किया जा रहा है, सीपीयू को प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके जरिए किया जा रहा है, वो एक एल्गोरिदम्स हैं, 3-4 तरह के एल्गोरिदम हैं, उनकी डिटेल स्टडी, उन पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। यहां तक क्लियर है? सेकंड है आपका, सेकंड फंक्शनलिटी है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो मेमोरी मैनेजमेंट आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में भी गिवन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी गिवन है, सीनियर इंस्ट्रक्टर में भी गिवन है और जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी गिवन है, बेसिक इंस्ट्रक्टर में भी, लेकिन थोड़ा सा माइनर माइनर डिफरेंसेस उन्होंने कर रखा है, तो इसको तो हमें डीप में लेकर ही जाना पड़ेगा, इसके पास हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट ये कहता है कि कोई भी मेमोरी का कोई ट्रांसफर, कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, तो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, रैम में मेमोरी का अलोकेशन डीअलोकेशन कैसे होगा उस प्रोसेस का, अगर प्राइमरी मेमोरी से कैशे मेमोरी में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो किस तरीके से होगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा है कि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में कैशे मैपिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपका दे रखा है सीओए में,
और वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह दे रखा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो हम इनको एक कंबाइंडली तरीके से पढ़ेंगे, बार बार नहीं करेंगे। अगर आपने इसको ओएस में पढ़ लिया तो सीयू में नहीं करेंगे, और अगर हमने सीयू में पढ़ लिया तो हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं पढ़ने वाले हैं। एक ही टाइम इस चीज को हम स्टडी करेंगे, लेकिन डीप में करेंगे, और इसमें बनने वाले सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व आउट करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, कि मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क है आपकी, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ये रैम है आपकी, हार्ड डिस्क है, ये रैम है। डायग्राम पे मत जाइएगा, डायग्राम तो उल्टा सीधा बन सकता है ना। और ये आपका मान लीजिए सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीपीयू होता है वो हार्ड डिस्क के साथ या सेकेंडरी मेमोरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों की स्पीड में काफी वेरिएशन होता है। सीपीयू की जो स्पीड है, जो प्रेजेंट सीपीयू आ रहे हैं वो 3.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास आ रहे हैं। अब गीगा का मतलब क्या होता है बच्चों, गीगा तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती है। और ये जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी वगैरह, ये तो केबी में काम करती है हार्डली, ठीक है। और जितनी भी हैं, लेकिन मैं कहने का ये मतलब है कि गीगा है या केबी है, तो इनकी स्पीड में इतना वेरिएशन हो जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए हम रैम का से डायरेक्टली कनेक्ट करवाते हैं सीपीयू को। इनके बीच में कैशे मेमोरी भी होती है। अभी आप एक मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि सीपीयू का डायरेक्टली कनेक्शन हार्ड डिस्क के नहीं है। तो सीपीयू क्या करेगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको डिजायरेबल है, पहले वो रैम की तरफ जाएगा। अगर रैम में वो डेटा मिल जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है हिट, ठीक है, वहां से ले लेगा। अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, तो फिर वो हार्ड डिस्क की तरफ जाएगा, हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन को लेगा और रैम के अंदर प्लेस करेगा, है ना। रैम की तरफ प्लेस कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस में कहलाएगा, आपका वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। आपका वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम है आपका, ये वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम आपका हो गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर कैश मेमोरी होता है, मैंने तो अभी सीईओ के हिसाब से नहीं ले रहा था इसलिए। अब मान लीजिए आपके पास रैम में कोई इंफॉर्मेशन है और कैशे में नहीं है, तो भाई आपको रैम से कैशे में भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैशे मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, वो सीओए के अंदर आपका आ जाता है। तो ये पूरा पोर्शन कि किस तरीके से हार्ड डिस्क से रैम में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, रैम से कैशे में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। एंड दिस इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज आपके पास एक मूवी है जो आपके हार्ड डिस्क में रखी हुई है, और मूवी की साइज मान लीजिए 10 GB की है, मान लीजिए आप एक सेकंड के लिए, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको देखना चाहते हैं, आपने उस पर क्लिक किया, आपने उसको एक्टिव मोड में ले गया गए। तो सीपीयू के साथ सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होता है हार्ड डिस्क से, यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या होगा, मूवी सेकेंडरी मेमोरी से डाउनलोड होगी आपकी रैम में, या शिफ्ट होगी आपकी रैम के अंदर। मतलब रैम में आना ही पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम अगर प्रोसेस अवस्था में आता है, प्रोसेस स्टेज में आता है, वो रैम के अंदर ट्रांसफर होगा ही होगा या डाउनलोड होगा ही होगा, है ना। तो अब मैं कहता हूं कि रैम की साइज मान लीजिए 2 GB की है और मूवी की साइज आपकी 10 GB की है, तो पूरी मूवी क्या रैम में अकोमोडेट हो सकती है? नहीं हो सकती। पूरी मूवी तो आ ही नहीं सकती ना आपकी। कैसे आ जाएगी? सपोज मान लीजिए 2 GB है और 2 GB के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और हो सकता है कि आपको दूसरा फाइल भी आपने ओपन कर रखी है, दूसरे प्रोग्राम भी आपने ओपन कर रखे हो, फिर क्या होगा आपका? सारी मूवी तो आप एट ए टाइम अकोमोडेट नहीं कर सकते रैम के अंदर। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, जो मूवी है या जो भी प्रोग्राम आप सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आ रहे हैं रैम में, वो पेजेस बाय पेजेस आता है। इसी को हम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। ये क्या होता है, पेजेस बाय पेजेस जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो आपका थ्रू वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मूवी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा कर्सर मूव करता है आपका, है ना, बफरिंग जिसको कहते हैं। तो एक बार अगर आपका अकोमोडेट हो जाता है, उसमें डाउनलोड हो जाता है, फिर वो कंटिन्यूएशन में मूवी चलती रहती है। बट फिर वही है कि मान लीजिए मूवी की साइज फुल हो गई, 2 GB है, 2 GB तक तो आपने लेकर आ गए। अब आपको पूरी मूवी देखनी है, फिर क्या करोगे आप? तो इसका मतलब जो ओल्ड पेजेस हैं
रैम के अंदर जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस कैसे करोगे, उसकी भी अपनी एल्गोरिदम होंगी। यस सर, बिना मैंने यही कहा ना, बिना चीज के, बिना लॉजिक के तो कुछ होता नहीं है। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम भी है आपकी, कि पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से रिप्लेस कर रहा है ना। तो वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में जाती हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पेजिंग होगा, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट होगा, तो किस तरीके से होगा, किस तरीके से पेज सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर होकर प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट हो रहा है। और अगर प्राइमरी मेमोरी फुल हो जाती है तो प्राइमरी मेमोरी में जो पेजेस हैं वो किस तरीके से रिप्लेस होंगे, है ना। तो ये पूरी चीज आपका कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट में। कैशे मेमोरी में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है जनरली वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसीडर इन जनरली नहीं किया जाता। ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में सीओए के अंदर दे दिया जाता है। बट ये होता यही है, कई बुक्स में सीओए के अंदर पूरा वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट भी दे रखा है, कैशे मैपिंग भी दे रखा है, कई जगह ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दे रखा है। तो इस पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों में सिलेबस में मेंशन है ना। तो दोनों चीज अपन पढ़ेंगे। तो ये तो ट्रांसफर हो गया आपका हार्ड डिस्क से लेके रैम के अंदर। और जब रैम में डेटा है तो उसके बीच में कैशे मेमोरी भी होती है। मान लीजिए सीपीयू ने किसी डिजायर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता को समझा, उसने क्लिक किया, अगर वो कैशे मेमोरी में है तो कैशे मेमोरी से डेटा को ले लेगा, कैशे मेमोरी में नहीं है तो फिर किसके पास जाएगा, रैम में आ जाएगा। रैम से वो डेटा को लेकर आएगा, कैशे मेमोरी में प्लेस करेगा, उसके बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और अगर रैम में भी नहीं है तो फिर वो हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क से डेटा को लेगा, रैम में प्लेस करेगा, रैम से वो कैशे मेमोरी में प्लेस करेगा, कैशे मेमोरी से फिर सीपीयू के पास वो प्रोसेस जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हैंडल आउट होता है, ये किस में आता है, आपका मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, बता दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। और तीसरा आपका है, वो है आपका फाइल मैनेजमेंट। थर्ड है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में यह है कि सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपको भी डेटा स्टोर कर रहे हैं तो फाइल्स में होता है, फिर फाइल्स का फिर फोल्डर्स होता है, जिसको डायरेक्टरीज भी होती हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इनको स्टोरेज किया जाएगा, वो सारा आपका फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। डिस्क मैनेजमेंट आपके है या नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। होगा तो उस पर भी अपन वर्कआउट करेंगे, है ना। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक है बच्चों, ये इस ऑपरेशन की फंक्शनलिटीज हैं। एक चीज इसमें एक ध्यान रखिएगा कि हम न्यूमेरिकल डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये देखा गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो या तो केबी में दिए गए होते हैं, इनका जो डेटा गिवन होता है अपने को, डेटा यूनिट गिवन होती है, वो या तो केबी में होती है, एमबी में होती है, जीबी में होती है, टेरा के अंदर होती है। और जो भी इनकी कैलकुलेशंस होती हैं वो इन्हीं के बीच में करनी पड़ती है, या फिर 2 की पावर्स में इनको मेंशन किया होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट अपने सिलेबस में है, सीयू में भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, इसके न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में करें या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में करें, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन डेटा यूनिट्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। डेटा यूनिट्स में एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उस पर भी इस चीज को बनाया जा सकता है। तो डेटा यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, डेटा यूनिट, ठीक है। तो डेटा यूनिट्स क्या हैं, केबी क्या होती है, एमबी क्या होती है, जीबी क्या होती है, टेराबाइट क्या होते हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए, है ना। अभी कई एग्जाम्स में आप देखोगे भी, चेकआउट भी कर सकते हैं आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स क्या है इनका, डिक्रीजिंग ऑर्डर्स क्या है, केबी बड़ा है कि एमबी है, एमबी है कि जीबी है, जीबी है कि टेरा है, तो इनके बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। साथ में इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, 2 की पावर के अंदर ही हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, पूरा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो तो अपन जब चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां पर जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। बट डेटा यूनिट को भी हम कर लेते हैं। जैसे सपोज 2 की पावर 1 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे फिर देखते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या है 8,
2 की पावर 4 क्या हो सकता है, वो क्या सकता है, होता है 2 की पावर 8 16, 2 की पावर 5 क्या है 32, 2 की पावर 6 क्या है 64, 2 की पावर 7 क्या है 128, 2 की पावर 8 क्या है 256, 2 की पावर 9 क्या है 512 और 2 की पावर 10 क्या कहते हैं 1024। इसको हम बोलते हैं 1 KB 1 किलो बाइट। अब ये चीज डायरेक्टली पूछी गई है 1 KB की वैल्यू क्या होती है 1024 बाइट। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाएगा वो तो क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जांपल भी मैं आपको लूंगा, है ना। 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1 KB। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2 की पावर 11 क्या है, बताइए आप। 2 की पावर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 11 हो गया। 2 की पावर 11 क्या हो, 2 की पावर 10 को हम क्या कर रहे हैं 1 KB, और ये क्या हो गया 2, तो क्या है 2 KB लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। इसी तरीके से 2 की पावर 12 4 KB आपका हो गया, 2 की पावर 13 8 KB हो गया आपका, 2 की पावर 14 16 KB है, 2 की पावर 15 32 KB है, 2 की पावर 16 64 KB आपका हो जाता है ना। और इसको आगे ले लें, क्या लिख लिया आपने, चलिए। टू की पावर 17 क्या था आपका, क्या था आपका 2 की पावर 17, एक मिनट एक मिनट, ओहो कहां से हंड हुआ है, ठीक है बताओ। चलिए इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। 2 की पावर 1 का है, डेटा यूनिट का क्या है अपना, डेटा यूनिट्स। 2 की पावर 1 को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं 2 से, 2 की पावर 2 क्या है आपका 4, 2 की पावर 3 क्या है आपका 8, 2 की पावर 4 क्या है आपका 16, 2 की पावर 5 क्या है 32, 2 की पावर 6 क्या है 64, 2 की पावर 7 क्या है 128, 2 की पावर 8 क्या है 256, 2 की पावर 9 क्या है 512, और 2 की पावर 10 क्या होता है बच्चों 1024। इस 2 की पावर 10 को क्या बोला जा सकता है, ये जो 2 की पावर 10 है इसको बोला जा सकता है 1 KB 1 किलो बाइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, इन द डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन यू कैन एनालाइज इट, है ना, कि 2 की पावर 10 क्या हो रहा है 1 KB है 1 किलो बाइट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि सर 2 की पावर 11 क्या है, क्या 2 की पावर 11 को ये लिखा जा सकता है क्या 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, लिखा जा सकता है, बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 10 क्या है, ये तो 2 की पावर 2 हो गया, तो ये 2 के भी हो गया, लिख सकते हैं, वेरी गुड। 2 की पावर 12 क्या है 4 के भी आपका हो गया, 12 की पावर 13 है आपका वो 8 के भी है, 2 की पावर 14 है आपका वो 16 के भी है, 2 की पावर 15 है वो आपका क्या होगा बच्चों 32 के भी है, 2 की पावर 16 है वो 64 के भी है, 2 की पावर 17 है वो 108 128 के भी है, 2 की पावर 18 है वो 256 के भी है, ठीक है। 2 की पावर 19 है वो 512 के भी है, और 2 की पावर जो 20 है इसको लिखा जाता है 1 मेगाबाइट। मतलब 2 की पावर 10 को तो हमने क्या लिखा है 1 के बी, और 2 की पावर 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1 मेगाबाइट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है।
अब मैं कहता हूं कि 2 की पावर 21 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या 2 MB लिखा जा सकता है क्या? यस सर, लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका 2 MB। 2 की पावर 22 कितना हो गया? 4 MB हो गया आपका। 2 की पावर 23 कितना हो गया? 8 MB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप देखेंगे कि ये कहाँ और किस तरीके से काम में आ रही है। ठीक है, अगर आपको उनका कन्वर्जन ढंग से समझ में नहीं आया ना, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। 2 की पावर 24 16 MB हो गया आपका। 2 की पावर 25 ये कितना हो गया? 32 MB हो गया। 2 की पावर 26 हो गया, 64 MB हो गया। 2 की पावर 27 कितना होता है? 128 MB हो गया। 2 की पावर 28 हो गया आपका 256 MB है। 2 की पावर 29 है, ये 512 MB है। और 2 की पावर 30 इसको बोलते हैं 1 गीगाबाइट। मतलब 2 की पावर 30 बोला जा रहा है 1 गीगाबाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 KB 2 की पावर 10, 1 MB 2 की पावर 20, 1 GB 2 की पावर 30। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। टू की पावर 31 इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 GB लिखा जा सकता है। यस। 2 की पावर 32 इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 GB लिखा जा सकता है। 2 की पावर 32 इसको 8 GB लिख सकते हैं। 2 की पावर 34 इसको कितना लिख सकता है? 16 GB लिखा जा सकता है। 2 की पावर 35 इसको 32 GB लिखा जा सकता है। 2 की पावर 36 इसको 64 GB लिख सकते हैं। 2 की पावर 37 इसको क्या हो सकता है? 128 GB हो गया आपका। 2 की पावर 38 हो गया आपका 256 GB हो गया है। 2 की पावर 39 ये आपका 512 GB है। और 2 की पावर 40 ये होता है आपका 1 टेराबाइट। क्या है? 1 टेराबाइट 2 की पावर 40। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि आपको कोई भी यूनिट दे सकते हैं, 1 KB 1 MB 1 GB 1 टेराबाइट। ठीक है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंशन कीजिए, इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर को मेंशन कीजिए। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 256 GB इसका क्या मतलब है? 2 की पावर मेंशन कीजिए, है ना। या फिर जब हम मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो वहां सारी यूनिट आपकी KB GB MBs में ही दी जाती है। तो जब डेटास को या अपनी यूनिट्स को हम यूनिफॉर्म बनाते हैं तो फिर हमें 2 की पावर में उसको लेकर आना पड़ता है ना। कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, बाकी तो हम डिटेल्स पढ़ेंगे ही। मैं तो आज केवल आपको एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक फाउंडेशन ही आज हमने स्टडी की है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जैसे क्वेश्चंस है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन है आपका, इफ द साइज ऑफ RAM is 2 GB, suppose, and the size of block is 2 KB, then how many blocks are possible in so we are there in RAM आप यही लिख लीजिए। If the RAM size of RAM is 2 GB and the size of block is 2 KB, then how many blocks are possible in RAM? एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं केवल ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि डेटा यूनिट किस तरीके से काम में आती है ना। अब रैम की साइज दे रखी है 2 GB की, रैम की क्या साइज है आपकी? 2 GB। और ब्लॉक साइज कितनी दे रखी है आपकी?
2 KB की। मैं ये पूछा कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर पॉसिबल इन देयर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 GB से 2 GB को डिवाइड कर दोगे 2 KB को। अब क्वेश्चन यही आता है, मैंने आपसे कहा कि सारी मेमोरी मैनेजमेंट में जब आप क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल, तो ये जीबी में दे रखी होगी, केबी में दे रखी होगी या एमबी में दे रखी होगी, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो दोनों यूनिट को आपको यूनिफॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना आपको, तो यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, 2 की पावर्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको सारी डेटा यूनिट्स के बारे में बताया है। अगर डेटा यूनिट्स आपको पता नहीं है या उसको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आप नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 GB से मतलब क्या है, क्या होता है 2 GB, 2 की पावर 31, वेरी गुड, ठीक है, और 2 KB का क्या मतलब है, 2 की पावर 11, तो अब आप क्या करोगे, 11 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना बचा बच्चों आपका, 2 की पावर 20, क्या 2 की पावर 20 लिख दीजिए, या 2 की पावर 20 को क्या कहते हैं, 1 MB, तो 1 MB ब्लॉक पॉसिबल है इस रैम के अंदर। अब आपको बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, किस तरह से डेटा यूनिट यूज में आ रही है। हालांकि ये तो केवल एक एग्जाम्पल आपको लिया है बताने के लिए, लेकिन इन शॉर्ट केवल यही इंटेंशन है बताने का कि आपको डेटा यूनिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे लिए मुझे लगता है शायद आज के लिए इतना काफी है। कल डिटेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ हम आगे जाएंगे। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कर्नल्स क्या होता है, प्रोसेस का अगर हम पार्ट जाते हैं तो प्रोसेस में थ्रेड्स क्या होता है, कौन कौन से यूजर मोड्स होते हैं, है ना, कर्नल मोड्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, वो सारे भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन हम उतने ही डीप में जाएंगे जितने हमारे सिलेबस में मेंशन है ना, और जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अकॉर्डिंग द सिलेबस और अकॉर्डिंग द डिफिकल्टीनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती है बच्चों। एक सब्जेक्ट में भी अगर आप होल लाइफ अपना निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, है ना, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, निकाल दो लाइफ, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरीके हैं, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, आप पढ़ते जाइए, आप उसकी इंटरनल स्टडी करते जाए, है ना, और इसी तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, हर सब्जेक्ट इतनी डीप में होता है कि आप होल लाइफ इसमें निकाल सकते हैं। तो वो हमें करना क्या है, हमें तो एग्जाम निकालना है ना, अपने लाइफ इसमें थोड़ी निकालनी है, हमें तो इस तरह की स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हो और क्वेश्चन जिस पे बन रहे हो, जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी डीप स्टडी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर द क्लास।